नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा हीट। ऊष्मा से संबंधित अपना टॉपिक है और उसके अंदर हम दो चीज़ें आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक चीज़ अपने ताप रहेगा, दूसरी चीज़ अपना ऊष्मा रहेगा। तो इन्हीं के इर्द गिर्द हम टॉप 50 एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर लगाने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिजिक्स का टॉपिक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन 1 कहता है कि ताप, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ये किसका सूचक है, किसका इंडिकेशन है। दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का, थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है उसकी ऊष्मीय अवस्था का सूचक है टेम्परेचर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा सदैव किस दिशा में स्थानांतरित करती है। क्या उसकी कोई दिशा होती है? बिल्कुल, वह हाई से लो की तरफ बढ़ता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उसमें ऊर्जा सदैव किस दिशा में स्थानांतरित होती है? उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा क्या है, हीट क्या है? द्रव्यमान नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ऊर्जा। एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों टेम्परेचर को पास पास में रखेंगे तो ए से बी में टेम्परेचर का फ्लो होगा, ऊष्मा का फ्लो होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ये जो ताप का अंतर है 50 और 30 का जो डिफरेंस आएगा 20, इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कारण, यानी जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ऊर्जा, वह कहलाती है ऊष्मा, हीट। ऊष्मा को कार्य में बदलने की बात का प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सही जवाब क्या बनेगा? तीन चीज यहाँ पे जो भी नाम आ रहा है, जूल, डेवी, रमफोर्ड एंड सीबेक, सबका नाम ध्यान में रखना। सबने अलग अलग कंसेप्ट दिया, एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऊष्मा को कार्य में बदलने का सबसे पहले जो डायरेक्ट प्रमाण है वह दिया गया था रमफोर्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रमफोर्ड ने सबसे पहले डायरेक्ट दिया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका डायरेक्टली प्रूफ सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। उसके बाद में डेवी आता है। डेवी क्या करता है वह देख लेते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर किसने पिघलाया? तो डेवी ने कहा था घर्षण के कारण ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, डेवी। इसने बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसा था और घिसने के बाद में उसने पिघला दिया, यानी उसने प्रूव किया कि इस माध्यम से ऊर्जा का, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। ऊष्मा का कोई सोर्स नहीं होता है, डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है की पुष्टि प्रयोगों द्वारा किसने की? आंसर बनेगा जूल। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसको प्रैक्टिकल के द्वारा किसने प्रूव किया? चलिए, जूल ने इसको प्रयोग के माध्यम से पुष्टि की। प्रयोग के माध्यम से पुष्टि की, यहाँ पे शब्द है प्रयोगों के द्वारा किसने पुष्टि की, तो प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पुष्टि की थी जूल ने। जूल ने एक फॉर्मूला भी दिया था, वह ध्यान में रखिएगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक किसे कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट किसे कहते हैं? जूल ने बताया कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किया गया कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात है वह स्थिरांक होता है। किया गया कार्य और ऊष्मा का जो अनुपात है वह एक कांस्टेंट होता है और यह कांस्टेंट ही आपका यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट प्रोड्यूस्ड, ये कहलाता है यांत्रिक तुल्यांक। इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक जे का मान कितना होता है? जे बराबर होता है W/Q। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, कार्य अपॉन ऊष्मा। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। पहला आपका जूल पर कैलोरी में है, जूल पर कैलोरी में 4.186 इसकी वैल्यू है। दूसरा है जूल पर किलो कैलोरी, जूल पर किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू है 4186 जूल पर किलो कैलोरी। एक इसका मान और होता है अर्ग पर कैलोरी, 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। तो सब मान आपको ध्यान में रखना है। 4186 जूल का यांत्रिक कार्य करने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? 4186 जूल का यांत्रिक कार्य करने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 किलो कैलोरी। ऊष्मा के कारण निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि हमने देखा बर्फ टेम्परेचर के कारण जल में कन्वर्ट हो गई। तो ऊष्मा के कारण निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है? टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। सही जवाब बनेगा सभी के सभी। ऊष्मा के कारण जो भौतिक परिवर्तन होता है उस भौतिक परिवर्तन के अंदर रंग रूप भी बदल सकता है, आयतन भी बदल सकता है, संरचना भी बदल सकती है,
अवस्था भी बदलेगी। सामान्यतः किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान और बढ़ जाएगा। गर्म करेंगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा की मात्रा बढ़ने पर सामान्यतः वस्तु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन में क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। बर्फ़ है, उसका आयतन ही है, और जैसे ही आप इसको पिघलाओगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगी, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो ऊष्मा की मात्रा बढ़ने पर सामान्यतः वस्तु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन इसका बढ़ जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था बोला गया है प्लाज्मा को, और 5वीं अवस्था बोला गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्म करने पर पदार्थ के किस गुण में परिवर्तन हो सकता है? तो रंग रूप, विद्युत प्रतिरोध और विलयन क्षमता, सभी के सभी। गर्म करने पर पदार्थ के सभी गुणों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। ये एक प्रकार का आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये हम बात करेंगे ऊष्मा के प्रभाव का, रासायनिक परिवर्तन हम इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है, गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मिश्रण है, इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इसमें मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक जूल होता है इसका। सीजीएस मात्रक इसका कैलोरी होता है। तो एसआई मात्रक इसका जूल है और सीजीएस मात्रक इसका कैलोरी है। क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक दोस्तों कैलोरी है। 1 ग्राम जल का टेम्परेचर, 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल मेरे पास में है, इसका टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊं तो आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है उसको हम बोलेंगे कैलोरी। कैलोरी की ये डेफिनेशन हो गई है, कैलोरी। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में 1 ग्राम जल का टेम्परेचर किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में हम बात करेंगे जो 1 ग्राम जल है उसका टेम्परेचर 14.5 से लेके हम 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही जवाब होगा। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 1 जूल है दोस्तों, वह 0.24 कैलोरी के बराबर होती है, और 1 कैलोरी आपका 4.186 जूल के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी आपका 4.186 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होती है, जूल कैलोरी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल के। 1 जूल लगभग कितनी कैलोरी के बराबर होती है? तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है 252 कैलोरी के बराबर, 252 कैलोरी के बराबर होता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखा करो आप लोग। क्वेश्चन है कहती ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इसकी परिभाषा बताइएगा। देखिएगा, अभी तक हम कैलोरी की डेफिनेशन की बात करें तो अपन जो जल ले रहे थे वो 1 ग्राम ले रहे थे। इस बार हम जल 1 ग्राम में नहीं लेके हम पौंड में लेते हैं, यानी 1 पौंड का टेम्परेचर हम 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाते हैं। 1 पौंड है मेरे पास जल है, उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाता हूँ इस बार। तो आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है उसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्वेश्चन है, तापमापी या थर्मोमीटर किसे कहते हैं? टेम्परेचर मापने वाला यंत्र। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर मेजर करने वाला यंत्र है थर्मोमीटर कहलाता है। थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किस गुण का प्रयोग किया जाता है? गुण क्या होता है इसके अंदर, किस प्रकार का? ऐसे गुण का प्रयोग करेंगे जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जैसे कि द्रव में आयतन का प्रसार हो, गैस में आयतन में प्रसार हो, जो टेम्परेचर पर डिपेंड हो। तापमापी में ताप मापन के लिए किस गुण का प्रयोग किया जाता है? ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड हो। द्रव तापमापी में मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? द्रव तापमापी में एल्कोहल और पारे का यूज किया जाता है। एक प्रकार से अपना जो लिक्विड थर्मामीटर होता है, लिक्विड वाला थर्मामीटर होता है, इसमें हम लिक्विड के रूप में एल्कोहल और पारा का यूज करते हैं। क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को मापने के लिए किस प्रकार का थर्मामीटर हम यूज करते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है
तो हम एल्कोहल वाला थर्मामीटर यूज लेंगे, एल्कोहल वाला थर्मामीटर यूज लेंगे यदि अपने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को मापने वाले तापमापियों में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एल्कोहल का प्रयोग इनमें करेंगे जिनका -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे के ताप मापते हैं। एक्चुअल में ये आपका -40 है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन है आपका इसका, -40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर मेजर करते हैं हम एल्कोहल थर्मामीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पारा किस तापमान पर जमता है दोस्तों? पारा जम जाता है दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाता है पारा, यानी पारा किस टेम्परेचर पे जमता है दोस्तों? इसका एक्चुअल में आपका करेक्ट आंसर बनेगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। सही से कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर बनेगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके ऊपर पारा जम जाता है और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है। पारा किस टेम्परेचर पे उबलने लगता है दोस्तों? तो 357 डिग्री पे ये उबलने लग जाता है। तो पारे की एक्चुअल रेंज क्या हो गई? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, इसलिए इसकी जो रेंज हम, और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, इसलिए पारे का जो तापमापी है लगभग -40 से 350 डिग्री तक मेजर करने में काम आता है। क्वेश्चन है, पारे का तापमापी लगभग किस तापराश को माप सकता है? तो यह 40 से 350, इसमें भी दोस्तों -40 आएगा, -40 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किसके ताप को मापने के लिए किया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं, उसका मानव शरीर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु कितना अंकित होता है? तो न्यूनतम बिंदु दोस्तों इसके अंदर होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है न्यूनतम, जिसको हम सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, ये मिनिमम है। क्लिनिकल थर्मामीटर में अधिकतम बिंदु कितना अंकित होता है दोस्तों? अधिकतम बिंदु, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अधिकतम होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, अधिकतम 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको सेंटीग्रेड के अंदर हम क्या बोलेंगे? 43 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्थिर आयतन हाइड्रोजन और गैस तापमापी से अधिकतम लगभग कितना ताप मापा जा सकता है? स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से अधिकतम लगभग कितना ताप मापा जा सकता है? तो आंसर बनेगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर गैस तापमापी से कितना ताप मापा जा सकता है? हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पे, तो आंसर बनेगा इसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किस तापराश में प्रयुक्त होता है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है वह यूज होता है 200 से 1200। प्लेटिनम यह यूज होता है दोस्तों -200 से 1200, इसमें भी माइनस दोस्तों हट गया है, -200 से 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापयुग में तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? थर्मोकपल थर्मामीटर, तो थर्मोकपल थर्मामीटर है दोस्तों, यह -200 से 1600 तक काम करता है और ये सीबेक इफेक्ट पे आधारित है। इसकी रेंज है -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है, तापयुग में तापमापी से लगभग किस तापप्राश को मापा जा सकता है? तो आंसर बनेगा इसका में भी माइनस है, -200 से 1600, -200 से 1600 करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीबेक प्रभाव में दो भिन्न धातुओं की संधियों को किस प्रकार की ताप पर रखा जाता है? सीबेक इफेक्ट में दो भिन्न धातुओं की संधियों को किस प्रकार के टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो आंसर बनेगा अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को, सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बना देते हैं और इस परिपथ का जो भी जंक्शन है उसको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, परिपथ में धारा बहने लगती है, इसे हम ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक इफेक्ट कहते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किसके टेम्परेचर को मापने में सहायक है? ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने में सहायक है दोस्तों। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक ऊंचे और दूर स्थित वस्तुओं का टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है, जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर मेजर करना हो। जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर है ये किसके ऊपर आधारित है, किस नियम के ऊपर आधारित है?
यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। स्टीफन का नियम क्या कहते हैं? उच्च टेम्परेचर पर उस वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। पूर्ण विकिरण उतापमापी से सामान्यतः कितने टेम्परेचर से ऊपर के ताप मापे जाते हैं? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है इस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से। पिघलते हुए बर्फ के टेम्परेचर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिघलते हुए बर्फ के टेम्परेचर को कहा जाता है दोस्तों हिमांक बिंदु। पिघलते हुए बर्फ के टेम्परेचर को कहा जाता है हिमांक। 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के टेम्परेचर को कहा जाता है भाप बिंदु, स्टीम पॉइंट। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः कितना होता है? सेल्सियस स्केल है, उसमें हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं और भाप बिंदु इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 0 से 100। क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः कितना होता है? अब वही हम फ़ारेनहाइट में देखना है। तो फ़ारेनहाइट में ये स्केल हो जाती है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है भाप बिंदु होता है वह तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्या होता है र्यूमर स्केल पे? तो आंसर बनेगा 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री आर। 0 डिग्री आर और 80 डिग्री आर। केल्विन पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः क्या होता है केल्विन स्केल पर? तो यह होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन। केल्विन स्केल पे होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन। कौन सा टेम्परेचर पैमाना आजकल प्राय प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन सा यूज नहीं होता? र्यूमर वाला यूज नहीं होता आजकल, ऑप्शन सी। और सेल्सियस पैमाने को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इसको जाना जाता था सेंटीग्रेड पैमाने से। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।